हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद टीएस। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और उम्मीद करते हैं आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होंगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि संविधान सभा का इसमें लेक्चर चल रहा है, तो इससे रिलेटेड जो पार्ट 1 है वो पिछली वीडियोस में अपलोड किया गया था, जिसमें भी हमने क्या जाना था, क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था संविधान सभा के सिद्धांत और उसके विकास के विषय में। उसके पश्चात वो था लेक्चर नंबर 10 में। उसके पश्चात लेक्चर नंबर 11 में उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड की गई थी। आज लेक्चर नंबर 12 में हम देखेंगे उसका संविधान सभा का पार्ट 2 में हम क्या जानेंगे, कैबिनेट मिशन योजना और संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। इसमें दो चीजें जानेंगे, कैबिनेट मिशन योजना के बारे में और दूसरा संविधान सभा के निर्माण के बारे में। ये दोनों चीजें आज के पार्ट में हम जानेंगे। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले एक बार पार्ट 1 का रिकैप कर लेते हैं, कहानी कहाँ तक पहुंची थी। एक बार शॉर्टली एक बार रिकैप कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या हुआ था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतीय संविधान सभा के विकास में सर्वप्रथम 1895 में जो संविधान सभा के सिद्धांत का जो सर्वप्रथम दिखा था, अर्थात संविधान सभा के सिद्धांत की जो सर्वप्रथम झलक मिली थी वो कहाँ मिली थी हमें, स्वराज विधेयक में। किसके निर्देशन में तैयार किया गया था वो, तिलक जी के, बाल गंगाधर तिलक जी के निर्देशन में उसको तैयार किया गया था। कब, 1895 में। उसके पश्चात फिर 20वीं शताब्दी में सर्वप्रथम इस विचार की ओर जो सर्वप्रथम क्या कहते हैं इशारा किया है, इसके ओर ध्यान दिया सर्वप्रथम कब, 20वीं शताब्दी में। वो किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने। जब उन्होंने कब 1922 में कहा था कि जो भारत का संविधान है वो स्वयं भारतीयों द्वारा ही या फिर भारतीयों के इच्छा अनुसार ही तैयार होना चाहिए या फिर किया जाना चाहिए। उसके पश्चात फिर सन 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने क्या किया, संविधान सभा की जो मांग थी उसको ब्रिटिश सरकार के सम्मुख रखा कि एक संविधान सभा का निर्माण भारतीयों के लिए होना चाहिए, जो कि भारतीयों के लिए एक संविधान का निर्माण कर सके। लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उसके पश्चात एक लोग थे एम.एन. रॉय, उन्होंने इस विचार को आगे बढ़ाया इसके बाद, और उसको मूर्त रूप किसने दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको मूर्त रूप दिया। उसके पश्चात फिर सन 1936 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ। उसमें क्या हुआ कि संविधान सभा के अर्थ और संविधान सभा के महत्व, इन दोनों चीजों के बारे में कब, 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बताया गया था। ठीक, उसके पश्चात फिर क्या हुआ, सन 1937 और सन 1938 में के अधिवेशन में ये जो संविधान सभा की मांग थी उसको वापस से दोहराया गया कि संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। इस मांग को वापस से दोहराया गया कब, 1937 और 1938 के अधिवेशन में। लेकिन आप लोग जैसे जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार और जो कुछ देसी लोग भी थे, भारत के लोग भी थे, जो कि अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, तो उनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते थे। तो सभी लोग इसके विरोध में थे कि संविधान सभा का निर्माण नहीं होना चाहिए। परंतु भारतीय जो थे लगातार इसका प्रयास किए जा रहे थे कि संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। फिर क्या हुआ, पड़ गया द्वितीय विश्व युद्ध, और द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों को भारतीयों की सहायता की आवश्यकता पड़ी। तो उन्होंने क्या किया कि भारतीयों की जो मांगे थी उनको मांग लिया। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध हो जाए, उसके पश्चात हम एक संविधान सभा का निर्माण करेंगे जो कि भारत के लिए एक संविधान बनाएगा। उसके पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। फिर अंग्रेजों ने क्या किया, 1940 में अंग्रेजों ने कहा था कि भारत का संविधान होगा संभवतः भारतवासी ही तैयार करेंगे। उसके पश्चात फिर अंग्रेजों ने एक मिशन लाया जिसके बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के तहत उन्होंने कहा कि यह जो मिशन है वो भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करेगा। लेकिन भारतीयों द्वारा इस मिशन का विरोध किया गया, क्योंकि उसमें जो सदस्य थे वो भारतीय नहीं थे, अर्थात ये अंग्रेजों की चाल थी। उन्होंने खुद से ही भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण करने का निश्चय किया, जिसमें भारत के सदस्य थे ही नहीं, तो भारतीयों ने इसका विरोध किया। उसके पश्चात फिर सन 1946 में क्या हुआ कि एक योजना आई, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना ने भारतीयों की जो संविधान सभा का प्रस्ताव है इसको स्वीकार कर लिया। कब, 1946 में। यह था पार्ट 1 में हमने यहाँ तक देखा था, यहाँ तक की कहानी हमने समझी थी। आज पार्ट 2 में हम देखेंगे कैबिनेट मिशन योजना और संविधान सभा के निर्माण के बारे में। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 को।
पार्ट 2 में यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कैबिनेट मिशन संविधान सभा जुलाई 1946 से, जैसा कि आप जानते हैं लास्ट में, पहले पार्ट के लास्ट में आपने यही पढ़ा था कि कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा अर्थात कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पर जो संविधान सभा है उसका निर्माण जुलाई 1946 में किया गया था। संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था, ठीक। लेकिन एक ये पॉइंट है, इसको जानना बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो कैबिनेट मिशन योजना थी ये किसकी पहल पर बनाई गई थी या फिर किसकी पहल पर आई थी। तो इसमें एक जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थी अर्थात ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली, इन्हीं की पहल पर कैबिनेट मिशन योजना बनाई गई थी। अर्थात ये क्वेश्चन पूछ सकता है कई बार, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे एमसीक्यूज में इसका जिक्र हो सकता है, तो पूछा जा सकता है कि किसकी पहल पर कैबिनेट मिशन योजना का निर्माण किया गया था। तो वहां पे एक ऑप्शन आएगा क्लेमेंट एटली, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, या फिर अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना हो अर्थात विस्तृत रूप में भी लिखना हो तब भी आप इसको लिख सकते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली की पहल पर क्या कैबिनेट मिशन योजना का निर्माण किया गया था। फिर कैबिनेट मिशन योजना आई थी भारत में किसके लिए, संविधान सभा के निर्माण के लिए, ठीक। उसके पश्चात जो कैबिनेट मिशन की योजना के सदस्य कौन कौन थे इसके बारे में जानते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के जो सदस्य थे वो कौन कौन थे। संविधान सभा के सदस्य नहीं, पहले कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य देखते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना जो आई थी उसके सदस्य कौन कौन थे। उसके सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, 3 सदस्य थे उसके। पहला थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरे सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉरेंस बिश्नोई नहीं, वो लॉरेंस नहीं, दूसरे लॉरेंस है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये दूसरे थे। और जो तीसरे थे उनके कौन, एबी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे जो कैबिनेट मिशन योजना के थे। इनको आपको ध्यान रखना है, ये कभी भी पूछा जा सकता है, ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन था जो कि कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य था। तो एक ऑप्शन उसमें होगा, बाकी 4 ऑप्शन गलत होंगे, या फिर हो सकता है कि तीनों ऑप्शन दे दिया हुआ और लिखा चौथे में दिया हुआ ये सभी। तो आपको सारी तीनों नाम याद रखने हैं, कौन कौन, स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। ये थे कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य। यहाँ तक हमने अच्छे से समझ लिया। अब चलिए बढ़ते हैं, इसके आगे देखते हैं इसके आगे क्या क्या हुआ था, इसमें कितने कितने सदस्य थे। अब आगे देखेंगे हम इस संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे। इसके पहले हमने देखा कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य कौन कौन थे, उसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन, एबी अलेक्जेंडर थे और स्टेफोर्ड क्रिप्स, और तो तीसरा कौन था, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन योजना के। अब हम देखेंगे कि संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी। जो संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या थी वो थी 389। इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन में बार बार पूछा जा सकता है, या फिर अगर आपको विस्तृत में लिखना हो, कोई प्रश्न लॉन्ग आंसर में लिखना हो तब भी इसमें आप छोटे छोटे जो पॉइंट्स होंगे ये इसमें मेन रहते हैं, हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। तो कुल सदस्य कौन कितने थे, 389, और उसमें अलग अलग कौन कौन थे। जो ब्रिटिश प्रांत के सदस्य थे, ब्रिटिश प्रांत के सदस्य, उनकी संख्या थी 289। चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि जो थे उनकी संख्या थी 4। ब्रिटिश प्रांत क्षेत्र के जो प्रतिनिधि थे उनकी संख्या थी 292, और जो चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे उनकी संख्या थी 4। उसके पश्चात जो देशी रियासतों के प्रतिनिधि हैं उनकी संख्या थी 93। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, 292 प्लस 4 प्लस 92 कितना हो गया, 389। तो 389 सदस्य थे जिनको वर्गीकृत किया गया, अर्थात अलग अलग प्रांतों के प्रतिनिधि को देखा गया, तो उसमें अलग अलग प्रांतों के प्रतिनिधियों की संख्या इसमें दी गई है। ब्रिटिश प्रांत 292, चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि 4 और देशी रियासत के प्रतिनिधि 93। तो 4 पॉइंट्स में अच्छे से याद रखना है, कौन कौन से जो संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या थी वो थी 389। ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि कितने थे, 292। चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि 4 और देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे उनकी संख्या थी 93। ये चारों चीजों को आपको एकदम बढ़िया से याद कर लेना है। और दूसरा जो था कि इसका कैबिनेट मिशन योजना के तीनों सदस्यों के बारे में कि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, इन तीनों के नाम को भी आपको अच्छे से याद रखना है।
कि ये क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। और इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ये संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या थी और इसमें संविधान सभा के सदस्यों की संख्या बारे में बताया गया। ब्रिटिश प्रांत के क्षेत्र के प्रतिनिधि, चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि और देशी रियासतों के क्षेत्र के प्रतिनिधि के बारे में बताया गया। उसके पहले जो बताया गया था कैबिनेट मिशन सदस्य के, कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे वो तीनों। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को अच्छे से याद कर लेना है। और फिर चलते हैं आगे, देखते हैं कि इस योजना में कहा क्या गया था। आप देखेंगे आगे हमें क्या देखना है कि जो कैबिनेट मिशन योजना संविधान सभा का निर्माण कर रही थी, उसने क्या क्या बातें उसमें कही गई, क्या क्या कैबिनेट मिशन योजना ने कहा संविधान निर्माण के लिए। तो उसमें 4 बातें कही गई हैं, 4 पॉइंट्स हैं। उसमें एक एक पॉइंट को आराम से अच्छे से समझेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट कह रहा है कि 10 लाख आबादी पर एक स्थान। इसका मतलब ये हुआ, जैसा कि आपने पार्ट 1 में पढ़ा था, तो उसमें कहा गया था कि जब संविधान सभा का निर्माण होगा तो उसमें हम अलग अलग वर्गों के अलग अलग जगहों से लोगों को बुलाएंगे, अलग अलग जातियों के जो प्रतिनिधि होंगे उनको बुलाएंगे, उनको बैठाएंगे, उनसे उसके बारे में राय लेंगे, उनसे राय मशवरा करेंगे, उनकी जो वो कहेंगे उसको सुनेंगे। अर्थात बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे तबके के लोगों को, बहुत सारे जाति वर्ग के लोगों को बैठाएंगे और फिर उनसे वाद विवाद करेंगे। उसके पश्चात फिर एक संविधान सभा का निर्माण होगा जिससे सभी वर्ग के लोग जिससे सहमत हों, कि सभी वर्गों के जो हितों के बारे में उनके जो प्रतिनिधि आएंगे वो बताएंगे। तो उसी हिसाब से हम संविधान सभा का निर्माण करेंगे, जैसा कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। तो उसी आधार पर इसको कहा जा रहा है कि उसमें पहली बात कही गई कि जो प्रतिनिधि आएंगे अर्थात अलग अलग प्रांतों के सदस्य आएंगे, उनको उनकी जनसंख्या के आधार पर चुना जाएगा। उनको जनसंख्या के आधार पर आएंगे, अर्थात उन्होंने कहा कि जो 10 लाख आबादी पर एक प्रतिनिधि अर्थात एक स्थान रहेगा। अर्थात मतलब कि जैसे कि हुआ कि 10 लाख आबादी है किसी एक प्रांत की, जैसे कोई सदस्य आ रहा है संविधान सभा में, वो अपने वर्गों की, अपने तबके के लोगों की बातों को उसको रखना है संविधान सभा में। तो फिर जो 10 लाख लोग होंगे वो मिलकर एक प्रतिनिधि चुनेंगे और वो प्रतिनिधि आएगा संविधान सभा में उन सभी लोगों की बातों को रखने के लिए, अपनी राय देने के लिए। इसका मतलब यही हुआ कि 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया, एक स्थान रखा गया कि 10 लाख के किसी प्रांत के 10 लाख की आबादी जो होगी वो एक स्थान को चुनेगी और वो संविधान सभा में अपनी बातों को आखिर रखेगा। ये था हमारा पहला पॉइंट। उसके बाद अब देखते हैं कि दूसरी बातें क्या कही गई कैबिनेट मिशन योजना द्वारा। जैसा कि हमने पढ़ा पहली बात में क्या कहा गया था कैबिनेट मिशन योजना द्वारा कि 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि का आवंटन होगा या फिर एक प्रतिनिधि चुने जाएंगे। उसके बाद फिर उसने दूसरे बात में क्या कहा, दूसरे पॉइंट में देखेंगे कि उसने कहा कि इस एक प्रांत में कई सारी जातियां होती है। जैसे किसी एक प्रांत से प्रतिनिधि को लेना है, उसमें कई सारी जातियां होंगी, कई सारी जाति वर्ग के लोग होंगे। तो उन्होंने कहा कि इन लोगों को उनकी जातियों के आधार पर वर्गीकृत कर दिया जाए, अर्थात उनके जातियों के आधार पर उनकी प्रतिनिधियों को चुना जाए। तो उन्होंने क्या किया कि प्रत्येक जाति, उन्होंने कहा कि जो प्रत्येक जाति वर्ग के प्रतिनिधि होंगे उनको उन्हीं जाति के लोगों द्वारा चुना जाएगा। अर्थात जैसा कि कोई एक जाति वर्ग है उसका जो प्रतिनिधि होगा, जैसे कई सारी जातियां होती हैं, अलग अलग जातियां होती हैं, तो उसमें जो जैसे कोई मुस्लिम है तो उसका जो मुस्लिम होगा उसका जो प्रतिनिधि होगा वो मुस्लिम वर्ग के लोग ही केवल चुनेंगे, यानी कि हिंदू भी उसमें चुनने लगेगा। ये नहीं, मुस्लिम वर्ग जो होंगे वो अपना प्रतिनिधि अलग से चुनेंगे, हिंदू वर्ग अपना प्रतिनिधि अलग से चुनेंगे। ऐसे ये चीज कहेगी कि जो उनके जात के लोग होंगे वो खुद अपनी जात के लोग जो होंगे, जैसे कि एक जात के लोग अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनेंगे। जो प्रतिनिधि होगा वो उसी जात के लोगों, जो जिस जात का प्रतिनिधि होगा वो उसी जात के लोगों द्वारा उसको चुना जाएगा। ठीक, और 3 वर्गों, इसको 3 जो मतदाता थे अर्थात वोटर, उनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला वर्ग कौन सा था? मुसलमान वर्ग अर्थात मुस्लिम वर्ग, और दूसरा वर्ग साधारण वर्ग, और तीसरा वर्ग था सिख वर्ग। इन 3 वर्गों में मतदाताओं को विभाजित किया गया और उनसे कहा गया कि जो अलग अलग वर्गों के लोग होंगे वो अपने अपने जात के प्रतिनिधि खुद ही स्वयं चुनेंगे। ठीक, ये था हमारा दूसरा पॉइंट। आइए देखते हैं अगले पॉइंट में क्या कहा गया था उसमें।
अब जो उसमें तीसरी बात कही गई, तीसरी बात, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधियों का क्या चुनाव का नियम अपनाया गया था उसमें। तो वही नियम देशी रियासतों के लिए भी अपनाया गया कि देशी रियासतें थी, जैसे हम जानते हैं कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें से 93 देशी रियासतों के सदस्य थे। ठीक, तो उसमें भी यही नियम अपनाया गया कि जनसंख्या के आधार पर ही उनके प्रतिनिधियों को चुना जाएगा। लेकिन जो देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे उनको जो ब्रिटिश सरकारी सदस्य द्वारा जो प्रतिनिधियों को चुना गया था, संविधान सभा के प्रतिनिधियों को ब्रिटिश सरकार के जो सदस्यों द्वारा चुना गया था, उनकी समझौता समिति के द्वारा जो चुना गया था, और जो देशी रियासतों की समिति थी, अर्थात ब्रिटिश सरकार की जो ब्रिटिश भारत के सदस्यों को चुना गया था संविधान सभा के लिए, और देशी रियासतों की समिति, इन दोनों के बातचीत से जो देशी रियासतों के प्रतिनिधि है उनका चुनाव होना था, अर्थात उनके प्रतिनिधियों को अर्थात चुनाव का आवंटन होना था। एक तरह से आप कह सकते हैं कि समझिएगा, तो थोड़ा सा जैसे कि है कि ब्रिटिश भारत में जो सदस्य उन्होंने चुना था संविधान सभा के लिए, ब्रिटिश भारत ने जो सदस्य चुना था उनको समझौता समिति कहेंगे। ठीक है, वो समझौता समिति थी हमारी। तो उन्होंने अपने संविधान सभा के लिए सदस्यों को चुन लिया, उन्होंने नियम बनाया, परंतु जो 93 देशी रियासतें थी, भारत की जो देशी रियासतें थी, उनके लिए भी यही सेम नियम अपनाया गया कि जो उनके प्रतिनिधि होंगे वो भी जनसंख्या के आधार पर चुने जाएंगे। परंतु जो प्रतिनिधि उनके थे, इस पर जो उनका चुनाव का ढंग था, उनका तरीका था, उसको देशी रियासतों की समिति और ब्रिटिश भारत की समझौता समिति, इन दोनों की बातचीत द्वारा ही तय करना था। अर्थात एक पहले तो ब्रिटिश भारत ने अपने प्रतिनिधि चुन लिए, अर्थात जो संविधान सभा के लिए प्रतिनिधियों का आवंटन करना था तो जनसंख्या के आधार पर कर दिया, लेकिन जो देशी रियासतों के लिए जो प्रतिनिधि का आवंटन करना था, प्रतिनिधि को चुनना था, उसको ब्रिटिश भारत की समझौता समिति और देशी रियासतों की समिति, इन दोनों की बातचीत द्वारा ही उनका चुनाव होना था। यह था हमारा तीसरा पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की ओर, चौथे पॉइंट। चौथे पॉइंट में हमें क्या कैबिनेट मिशन योजना द्वारा क्या कहा गया कि जो संविधान सभा की पहली बैठक होगी, अर्थात जो प्रारंभिक बैठक होगी संविधान सभा की, उसके पश्चात जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं वो अपने आप को 3 भागों में बांट लेंगे। 3 भागों में कौन कौन से भाग? हिंदू बहुमत वाले प्रांत होंगे, उनके प्रतिनिधि, ये पहला पार्ट हुआ, पहले भाग में बांटेंगे। जो हिंदू बहुमत वाले प्रांतों के प्रतिनिधि हैं वो एक भाग में, दूसरा मुस्लिम बहुमत वाले उत्तरी पश्चिमी बहुमत वाले इलाके हैं, उत्तरी पश्चिमी बहुमत वाले क्षेत्र हैं, वो एक अलग भाग में बटेंगे, और उत्तरी पूर्वी मुस्लिम बहुमत वाले जो इलाके हैं वो एक अलग भागों में बटेंगे। अर्थात इनको 3 भागों में, प्रथम बैठक के बाद 3 वर्गों में विभाजित कर दिया गया, या फिर विभाजन से कहा गया कि अपने आप को 3 वर्गों में विभाजित कर लेंगे। उसके पश्चात जो 3 वर्ग हैं वो अपने अपने प्रांतों के लोगों के लिए, अपने अपने वर्गों के लोगों के लिए अब खुद से संविधान का निर्माण करेंगे, अर्थात संविधान का निर्माण करके अपनी अपनी बातों को संविधान सभा में बताएंगे या फिर रखेंगे। उनके लिए संविधान क्या क्या उनके लिए सही है, क्या क्या उनके लिए सही नहीं है, इसको वो अपना उससे बनाकर अपने अपने वर्गों के लिए संविधान सभा में रखेंगे। उसके पश्चात भारत के लिए संविधान का निर्माण किया जाएगा। अर्थात पहले ये जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं वो अपने अपने वर्गों के लिए संविधान का निर्माण करेंगे, उसके पश्चात फिर भारत के संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो फिर इसकी जो संविधान सभा की एक खास बात थी, इन्होंने 4 बातें ये कही थी, 4 नियम लगाए थे, और इन सभी नियमों के बाद जो संविधान सभा की एक खास बात ये थी कि जो उसमें सारे नियम कानून बनाए गए थे संविधान सभा के लिए कैबिनेट मिशन द्वारा, उसमें सिर्फ एक ही बात थी जो कि मुस्लिम लीग के खिलाफ थी, अर्थात मुस्लिम लीग के इच्छा के विरुद्ध सिर्फ एक ही बात थी। होगी कोई बात जो खटक गई होगी उनको, तो उसमें सिर्फ एक बात उनकी इच्छा के विरुद्ध थी, इसलिए कांग्रेस थी, उन्होंने इस योजना को स्वीकार कर लिया। उनके द्वारा नियम कानून उनको पसंद आए, इसलिए उन्होंने स्वीकार कर लिया इस योजना को कि हाँ, इस योजना द्वारा भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया जाना चाहिए। उसके पश्चात मुस्लिम लीग जो थी उनके विरुद्ध, उनकी इच्छा के विरुद्ध एक बात जो की गई थी मुस्लिम संविधान सभा में, एक बात उनकी इच्छा के विरुद्ध थी, परंतु जब उन्होंने यह देखा कि आप लोग जानते हैं कि मुस्लिम जो लीग थी उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान की मांग रखी थी। ठीक, तो उन्होंने फिर जब संविधान बना तो उन्होंने यह देखा, उनको कुछ लगा कि हाँ, संविधान सभा
संविधान सभा के द्वारा पाकिस्तान के लिए अलग संविधान का निर्माण किया जा सकता है, किया जा उसके बीज बोते वो उनको दिख गए कि सब पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान का निर्माण किया जाएगा। इसलिए जो मुस्लिम लीग थी वो भी उसने भी इस कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया। उसके पश्चात जो अन्य छोटे छोटे दल थे, अन्य छोटी छोटी पार्टियां थी, अन्य छोटे छोटे दल थे, उनके द्वारा भी इस योजना को स्वीकार कर लिया गया। अतः फिर सब कैबिनेट मिशन योजना द्वारा भारत की संविधान सभा का निर्माण किया गया। यह था आज का कैबिनेट मिशन योजना और संविधान सभा का निर्माण। ऐसे ऐसे संविधान सभा का निर्माण हुआ। इसके पश्चात आज की वीडियो में बस इतना ही था कि कैबिनेट मिशन योजना और संविधान के निर्माण, संविधान सभा के निर्माण में इतनी बातें कही गई थी। इसके पश्चात हम देखेंगे कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा थी, संविधान निर्मात्री सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसके बारे में जानिए किसको किस पार्टी को कितने कितने वोट मिले थे। उसके आधार पर संविधान निर्मात्री सभा का निर्माण हुआ था। इसको हम अगले पार्ट में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लेक्चर को यही खत्म करेंगे। उसके पश्चात लेक्चर नंबर 12 था। लेक्चर नंबर 13 में इस जो दूसरे पार्ट से उसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे और लेक्चर नंबर 13 में अपलोड किए जाएंगे। तो आप वीडियो को अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, जिसके बाद आपको उन प्रश्नों को सॉल्व करने में कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए आज के लेक्चर को यही खत्म करते हैं। तब तक मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।